नमस्कार बच्चों, मैं कंचन मिश्रा आप सबकी हिंदी अध्यापिका आज आपके सामने लेकर के आई हूँ शब्द विचार। दैनिक जीवन में हम लोग अपने भावों को बोलकर, लिखकर, इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं। ये जो शब्द होते हैं कहीं न कहीं हम किसी को देख करके समझ पाते हैं, किसी को सुन करके समझ पाते हैं और कुछ चीज़ों को हम बोल करके समझ पाते हैं। हमारे मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं वो ही ध्वनि अक्षर कहलाता है और आज ध्वनियों के सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। यहाँ पर हम लोग अलग अलग ध्वनियों को देख रहे हैं। क, म, ल, कमल, ड, म, रु, डमरू। इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि अलग अलग ध्वनियों को जब जोड़ा जाता है, सार्थक तरीके से जोड़ा जाता है, तब वे सार्थक शब्द बन जाते हैं। अगर इसी चीज़ को हम ल, म, क अथवा र, म, ड कुछ ऐसा बोले हैं तो वह क्या बन जाएगा? वह एक निरर्थक शब्द बन जाएगा। इसलिए ध्वनियों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। यहाँ पर हम लोग अलग अलग ध्वनियों के मेल से बनने वाले अलग अलग सार्थक शब्दों को देख सकते हैं, जैसे आम, कमल, ममता, ज्ञानी, कक्षा, फूल, काम इत्यादि। ये सभी अलग अलग ध्वनियों के मेल से बना हुआ सार्थक शब्द है। अब तक के उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने क्या समझा, उसे हम पहले एक बार फिर से समझेंगे। वर्णों या अक्षरों से बना हुआ सार्थक तथा स्वतंत्र समूह शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की, कमल, कक्षा आदि। यही शब्द जब व्याकरणिक इकाइयों में बंध जाता है तब वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद स्वतंत्र नहीं होता है। व्याकरणिक इकाई अर्थात क्या है? लिंग, वचन, क्रिया, कर्म आदि। उदाहरण, लड़का भाग रहा है। यहाँ पर लड़का शब्द न होकर के पद है। ये शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और पद जो होता है वो व्याकरणिक इकाइयों में बंधा हुआ होता है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम कक्षा में बैठे हैं तो यह कक्षा है। कक्षा में बच्चे बैठे हैं में कक्षा जो है, वाक्य में कक्षा शब्द जो है वो पद हो जाता है, परंतु कक्षा जब अकेले कक्षा है तब वो क्या होगा? वह शब्द कहलाएगा। इस तरह हम निष्कर्ष यह निकलता है कि शब्द व्याकरणिक इकाइयों अर्थात लिंग, वचन, क्रिया, कर्म इत्यादि से बन जाने के पश्चात वह पद कहलाने लग जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा विशाल सागर के समान है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द रूपी नदियाँ आकर के मिलती रहती हैं। अलग अलग क्षेत्रों, राज्यों, प्रांतों की भाषाएं इसे समृद्ध बनाती रहती है। कुछ भाषा स्वयं बन जाती हैं और कुछ शब्द अपनी भाषाओं से ग्रहण करती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर तथा उत्पत्ति के आधार पर। इस तरह हम देख पाते हैं कि शब्द का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द अर्थात अर्थपूर्ण शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के अंतर्गत ही हमने बहुत बार हम लोगों ने देखा होगा कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक, ये सारी चीज़ सार्थक शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। इसका उदाहरण है घर, पुस्तक, नगर, क्षेत्र आदि। निरर्थक शब्द जैसे रोटी ओटी, खाना वाना, ताला वाला। बोलते बोलते हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार हम लोग कुछ भी जैसे कहते हैं कुछ चाय वाय बनेगी क्या, यानी चाय के साथ चाय तो समझ आया, चाय एक अर्थपूर्ण शब्द है, परंतु वाय क्या है? वाय का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हम लोग बोलते बोलते
लयात्मकता में कह सकते हैं कि हम इस तरह से बोल जाते हैं। चाय वाय, रोटी ओटी, छोटी ओटी, यानी इन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। इस तरह से हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भाग देखते हैं, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द अर्थात वे शब्द जिसमें किसी भी कारणवश, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो वचन हो, लिंग हो, किसी भी कारणवश इसमें जब बदलाव हो जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, जैसे कि विकारी शब्द हम एक उदाहरण देखते हैं, लड़का खाना खाता है। यहाँ पे लड़का पुल्लिंग है तो इसकी क्रिया भी पुल्लिंग की लगी हुई है, परंतु यदि ये लड़की है, लड़की खाना खाती है, लड़की स्त्रीलिंग है तो इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग की लग जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में कहीं न कहीं बदलाव होता है, इसलिए इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द, जिसे हम दूसरे शब्दों में दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वह है अव्यय शब्द। इसके भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे लड़का धीरे धीरे खाना खाता है, लेकिन अगर लड़की है यानी कि स्त्रीलिंग लगता है तो भी लड़की भी धीरे धीरे ही खाना खाएगी, यानी कि धीरे धीरे क्रिया के विशेषण में कोई भी बदलाव हम नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक में भी हम किसी भी कारणवश उसमें कोई भी बदलाव नहीं देखते हैं, इसलिए इन शब्दों को अविकारी अथवा अव्यय शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जैसे आम, फूल, घर, टंकी आदि। यौगिक शब्द पाठशाला, राजमहल, विद्यालय आदि। त्रिनेत्र, पंकज, पीतांबर आदि योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इसके विषय में हम विस्तार से अगले स्लाइड में जानेंगे। शब्द कई प्रकार से बनते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, तो वहीं पर कुछ शब्द के अपने अलग अर्थ ही होते हैं, जिसका एक रूढ़ हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बस हम उस चीज़ को मान लेते हैं, उस नाम से हम उसको जान लेते हैं। इसे ही हम बनावट या रचना के आधार पर शब्द कहते हैं। इसके तीन भेद हमने इसके पहले स्लाइड में देखा था। पहला है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े खंड कर दिए जाएं तब वे निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नल। नल एक रूढ़ शब्द है जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, लेकिन अगर न और ल को अलग कर दिया जाए तो इनका भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी हम दैनिक जीवन के प्रयोग में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग, जैसे चौक, डस्टर, टेबल, चेयर, दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें एक तरह से रूढ़ शब्द ही हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि इनको बस हम देख करके हम जान लिए हैं कि हम मान लिए हैं कि जो हम बोल रहे हैं एक पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाता है, उन चीज़ों को देख करके हम वही मान लेते हैं। इसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड अथवा टुकड़े कर दिए जा सकते हैं, लेकिन उन खंडों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ यानी पुस्तक की पाठ हो सकती है, शाला, पाठ और शाला का अपना एक अलग महत्व है, अलग अर्थ है। उसी तरह से शीश महल, शीश और महल दोनों के अपने अलग अर्थ हैं। अर्थात यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो चीज़ों के दो उपवाक्यों से बन जाते हैं, कह सकते हैं हम एक तरह से, या हम ये कह सकते हैं कि इनके खंड किए जा सकते हैं। रसोई घर, रसोई का घर, प्रयोगशाला,
राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र और पति दोनों के अपने एक स्वतंत्र अर्थ भी है, और राष्ट्रपति भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। जैसे रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दोनों के अगर हम खंड कर देते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, तब भी यह एक अर्थ देता है। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक या एक से अनेक अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इस प्रकार के शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीले कंठ वाला। लेकिन नीलकंठ कहने से हम किसके बारे में समझते हैं? भगवान शिव के बारे में समझते हैं। पंकज, पंक अर्थात कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। लेकिन कीचड़ में तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े, कमल, बहुत सारी चीज़ें वहाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन हम पंकज कहने से किस चीज़ के बारे में हम जानते हैं? कमल के फूल के बारे में जानते हैं। पीतांबर, पीले अंबर वाला, पीला कोई भी वस्त्र हो सकता है, लेकिन पीतांबरधारी हम किसे जानते हैं? विष्णु जी को ही जानते। इसी तरह से हम देखते हैं कि जहाँ पर किसी तीसरे अर्थ के बारे में बताए अथवा विशेष अर्थ दे, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तत्सम, तत् अर्थात उसके, सम अर्थात समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। हमारे हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से एज इट इज आ गए हैं, और हम लोगों ने उसके ज्यों के त्यों उन शब्दों को हम लोगों ने उठा लिया है। उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हृदय, ग्राम, दिवस, आश्रय, अश्रु, दुग्ध, पुष्प, दही, आम्र इत्यादि। तद्भव शब्द, तत् अर्थात उससे, भव अर्थात पैदा हुआ, यानी कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्द। जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव के साथ बने हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि देखिए, हम सभी जानते हैं बच्चों, संस्कृत हर भाषाओं की, हर शब्द की जननी मानी गई है। हर भाषा संस्कृत से ही बना हुआ है कहीं न कहीं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से आता है और हिंदी भाषा तक आते आते उसमें कुछ कुछ परिवर्तन कर लिए जाते हैं। उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सच, रात, सूत, लाख, घड़ा, दूध, फूल, दही, आम इत्यादि। देशज शब्द, देश प्लस ज, यानी कि अपने देश में जन्मा हुआ। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आ गए हैं, वे सभी देशज शब्द कहलाते। बच्चों, हम लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग प्रांतों में बोले जाने वाले जो भाषा के शब्द होते हैं, वो हमारे हिंदी भाषा में भी धड़ल्ले से हम लोग प्रयोग में ले आते हैं, और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि किस भाषा का यह शब्द है ना। ऐसे ही शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, डिब्बा, बासन, झंझट इत्यादि। इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे पगड़ी पंजाब प्रांत की शब्द है, उसके शब्द हैं ये। इसके अलावा लोटा उत्तर भारत का शब्द है। अलग अलग प्रांतों में बोले जाने वाले जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए जाते हैं, उन सभी को देशज भाषा कहते हैं या देशज शब्द कहते हैं। विदेशी, विदेश से आया हुआ शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, रूसी, तुर्की, चीनी आदि देशों की भाषाओं से ये शब्द लिए गए होते हैं, और हमारे हिंदी भाषा में आकर के ये शब्द एकदम दूध और शक्कर की तरह रच बस से गए हैं। ऐसे शब्दों को ही विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मोटर, डॉक्टर, नर्स, जहाज, तूफान, आदमी, कागज। इन शब्दों का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो हमारे मन में एक बार भी नहीं आता है
कि ये विदेश के किस देश का आया हुआ शब्द है। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फिर से उसे दोहराते हैं। हमने शब्द विचार पढ़ा, उसमें शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जाना है। सबसे पहले वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद। शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार होते हैं? 4। अर्थ, प्रयोग, बनावट और उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गीकरण होता है शब्दों का। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। सार्थक और निरर्थक। बनावट अथवा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2। विकारी और अविकारी। विकारी के कितने भेद होते हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन विकारी शब्दों को हम अगले अध्याय में जानेंगे विस्तार पूर्वक। अविकारी के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन अविकारी शब्द अर्थात अव्यय शब्दों के बारे में भी हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे।